किसान सभा के वाइस प्रेसिडेंट हन्नान मुल्ला साहब, जो कई दफे सांसद भी रह चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं कि देश में जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, और खासकर आज जो बिल्किस बानो मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है। आज के जो बिल्किस बानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सकारात्मक है, सही है, क्योंकि आज जिस तरह हमारा देश में न्याय को हत्या हो रहा है, सिविल राइट को खत्म किया जा रहा है, संविधान को एकदम नीचे दबाया जा रहा है, इस परिस्थिति में जुडिशियरी का रोल एक ओनली जहां आशा का किरण है। फिर भी पिछले कुछ दिनों में जुडिशियरी का जजमेंट में हम लोग खुश नहीं था जनता में, क्योंकि पिछले कुछ जजमेंट में हम देखा बड़ा बड़ा जजमेंट होता है मगर उसमें जस्टिस नहीं है, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और फाइनल जजमेंट जो होता है उसमें जस्टिस नहीं लिखा देता। तो इसलिए बस आज के जो जजमेंट है ये थोड़ा हमारा जुडिशियरी पर हमारा जो भरोसा है उसको मजबूत किया है, और जो बीजेपी जो सांप्रदायिकता के आधार पर जो अपना क्रिमिनल को सरकार गुजरात का उसको रिलीज कर दिया था, उसके वजह से बिल्किस बानो परिवार पर जो ट्रॉमा हुआ था, जो डर हुआ था, और पूरे दुनिया के जो आम लोग हैं उसके ऊपर भी ऐसा कोई भी क्रिमिनल सजा के बाद उसको सजा घटा देंगे कोर्ट के आदेश बिना, ये जो किया था गुजरात हाई कोर्ट के इस्तेमाल करके, इसके खिलाफ ये गया था लोग अदालत में और सुप्रीम कोर्ट इसको सही करने में विचार किया और उसको दोबारा जेल भेजा। ये सही जजमेंट है। इससे जजमेंट में कोर्ट के विचार पर भी लोग को भरोसा बढ़ेगा और आने वाला दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा हमला का संभावना है। जिस तरह कानून को बदला गया, सिविल राइट को खत्म करने के लिए जो बनाया गया पार्लियामेंट से, उस समय में जुडिशियरी का ये जो रोल है एक आशा का किरण है, यही है हमारा। लेकिन दादा, विपक्ष के रोल को लगातार कम किया जा रहा है, विपक्ष को संसद से बाहर करके कानून बनाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए कितना खतरनाक है? हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का दो बाजू है, एक है सरकार और एक है विरोधी, और दोनों ही जनता का प्रतिनिधि होता है, कुछ मेजोरिटी का कुछ माइनॉरिटी। इस परिस्थिति में वो दोनों प्रतिनिधि संसद में जनता का आवाज़ उठाता है। सरकार का काम है उसका वादा के मुताबिक विकास का काम करना, और विरोधी का काम है सही सुझाव देना सही काम में, और जहाँ गलत होगा उसको क्रिटिसाइज करना, उसी रास्ते से सरकार को निरस्त करने का काम करना। ये डेमोक्रेसी का बेसिक बातें हैं। मगर ये जो आजकल दिखाई दे रहा है, इसी जो मौलिक बात डेमोक्रेसी का, जनतंत्र का, इसको ख़त्म करने का साजिश चल रही है। जब तक बीजेपी सत्ता में आया, नरेंद्र मोदी का सरकार, जो हम बोल रहे हैं कम्युनल कॉरपोरेट जो गवर्नमेंट है, जब आया है तो संविधान पर लगातार हमला कर रहा है। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसको क्षमता को कब्जा किया जा रहा है। विरोधी को परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई जैसा इसको हथियार इस्तेमाल करके उसको बर्बाद करने का, बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। इस परिस्थिति में जो पार्लियामेंट तो एक आवाज़ का जाएगा, मगर उस पार्लियामेंट में विरोधी का आवाज़ उठाने नहीं दे। 180 विरोधी एमपी को निकाल दिया, जबकि सारे कानून सामने था, चर्चा होना चाहिए था, मगर सरकार उसको निकाल के कानून पारित कर दिया। इसलिए इसको हम बहुत जोर निंदा करते हैं और चाहते हैं इस तरह जनवाद को बचाने के लिए सभी जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जो डेमोक्रेट है, जो सेकुलर है, सबको आगे बढ़ के आवाज़ उठाना चाहिए। डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, हमारा किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा। दादा, अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ और इसके जो नतीजे आए, इसके नतीजों को लेकर बहुत संदेह का वातावरण देश में है, और ईवीएम को लेकर भी तमाम आंदोलन चल रहे हैं कि ईवीएम की जगह पेपर बैलेट से फिर से चुनाव होना चाहिए। तो और ईवीएम को लेकर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है
वो नहीं हो पा रही है। बहुत सारी दर्जनों याचिकाएं लंबित है और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई जानबूझकर नहीं कर रहा है या सरकार का कोई दबाव संवैधानिक संस्थाओं पे है? जो चुनाव के जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया फेयर होना चाहिए और फेयर देखना भी चाहिए, सिर्फ फेयर होना नहीं, देखना भी चाहिए। चुनाव होगा, वोटर वोट डालेंगे और वोटर को संतुष्टि होना चाहिए, हम वोट दिया है, हमारा वोट सही जगह पहुंचा है और उसको प्रमाण होना चाहिए। ये वोट डालने में, वोट को गिनती में पूरा जो रूल्स है चुनाव का मेंटेन करना चाहिए। मगर आजकल वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जैसा चुनाव हुआ, लोग को बोलने नहीं दिया रहा है, पार्लियामेंट से निकाला जा रहा है, और ऐसे चुनने का जो तरीका है उसको भी कब्जा किया जा रहा है। आज पैसा का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसा से कुछ कमजोर एमएलए एमपी जो है उसको कुत्ता बिल्ली की तरह बाजार से खरीद भी कर दिया जाता है। चुनाव में हार जाने के बाद भी सरकार बनाता है, जैसे अमित शाह बोलते हैं चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, सरकार हमारा है। इससे बात चल रहा है, एक चुनाव का प्रक्रिया को मानते हैं और मशीन से जो चुनाव हो रहा है कई सालों से इसमें धोखाधड़ी का सबूत मिल रहा है, क्योंकि चिप्स को इस्तेमाल किया जाता है, उसको बदल जा सकता। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जो मानने वाला लोग है बोल रहा है कि चुनाव मशीन को इसको गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको बदल सकता। इसलिए पूरा देश में विरोधी पार्टी तो मांग कर रहे हैं, आम जनता के अंदर भी ये बात है, क्योंकि हम लोग गया हजारों लोग से बात किया, वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है और वहाँ जो रिजल्ट निकल रहा है वो बीजेपी के पक्ष से जाता है। कैसे हो सकता? लोग विरोध कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लोग बोल रहे हम वोट दे के आया बीजेपी के खिलाफ, जीत कैसे गया? वोटर के अंदर भी संदेह पैदा होता है। इसलिए ये बात को संदेह दूर करना, जनवाद को मजबूत करना है, तो चुनावी व्यवस्था को सुधारना चाहिए और इसको बैलेट पेपर में चुनाव में वापस जाना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपने दादा अभी सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे फैसले के बारे में शुरू में बताया, लेकिन राम मंदिर का जो फैसला हुआ, उसकी ज़मीन का फैसला हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया बताया वो गलत था। उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें बताई वो गलत थी, मगर ज़मीन जो है वो भावनाओं के आधार पर हिंदू पक्ष को दे दिया गया और मुस्लिम पक्ष को भी एक ज़मीन दिया गया। और आज जो 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसको लेकर देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा रहा है। आप इस पूरे जो सरकार के इस पूरे इवेंट में शामिल होने को आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट है, मैं पहले ही बोला था, वो जजमेंट का कंटेंट पढ़ो सारे, उसमें सारे बात आपके सामने आएगा। किसका ज़मीन है, कौन उसको मालिक है, कैसे मालिकाना उसके हाथ में गया था, ये सब पूरा है। मगर जब ऑपरेटिव पार्ट में आता है, वो ज़मीन कानून के मुताबिक नहीं, कागज़ के मुताबिक नहीं, रूल्स के मुताबिक नहीं, विश्वास के मुताबिक दिया गया। ये है, ये कानून का जो मौलिक चरित्र है, इसको लंघन है। इसलिए हम बोला है बाबरी मस्जिद के जमाने में जजमेंट तो मिला मगर जस्टिस नहीं हुआ, जस्टिस नहीं मिला। तो आज हमारा एक अंतर दिखाई दे रहा है। जजमेंट जस्टिस फॉलो करना चाहिए, जस्टिस, जजमेंट शुड बी फॉलोड बाय जस्टिस, ये हम चाहते हैं। और ये जो दोनों में अंतर हो रहा है, ये चिंता का विषय है। मगर इसी के आधार पर ये जमीन दिया गया है। और राम मंदिर का जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरह से ध्रुवीकरण में इसका इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेकर आप क्या दिक्कत है? ये भी हमारा लिए बहुत चिंता का विषय है। हम शुरू से बोल रहे हैं कि राजनीति जन समस्या ऊपर आधारित होना चाहिए। जनता का सुख दुख दर्द समस्याएं, भविष्य, नौकरी, ये सारे जो इशू है बिल्कुल उसके आधार पर होना चाहिए। मगर आज हो रहा है उल्टा हो रहा है, धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है। धर्म के आधार पर वोट जीतना, ये वोट के साथ एक खिलवाड़ है, ये संविधान का उल्लंघन है, ये अन्याय है। मगर आज ये सस्ता रास्ता नहीं जाओ,
इमोशन का इस्तेमाल करो, धर्म के नाम पे जनता को बांटो, बांट के उसको धर्म के प्रभावित करके वोट लेना, ये हमारा चुनाव पर एक बलात्कार है। ये बहुत गलत है। चुनाव, हम राम जी का आज मंदिर बनेगा, जरूर मंदिर बने, कोई मंदिर बनने में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि राम जी का, हिंदुस्तान के लोग राम जी का आदर करता का सम्मान करता हजारों साल से। किंतु आज दिखाया जा रहा है कि राम को कोई पहचानता नहीं है, मोदी उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज मोदी तो काल क्यों आया है, तो कैसा बोलता है राम 5000 साल, हजारों साल से लोग उसको सम्मान देता है, हिंदुस्तान को, हिंदू उसको पूजा करता है, जो पूजा नहीं करता है उसको सम्मान देता है। सब धर्म का लोग, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, सब राम जी को सम्मान के दृष्टि में देखता था। ये हमारा परंपरा है, मगर इस परंपरा को तोड़ के राम को, हिंदू को सिर्फ देवता बनाने का जो साजिश है, ये भी राम के साथ अन्याय है। और राम के नाम पे गद्दी खरीदना ये भक्ति है। राम के नाम पे पूजा करना भक्ति होता है। राम को बेच के गद्दी खरीदना ये राम का अपमान है। कि इंडिया अलायंस में तमाम तरह के मतभेद उभर कर लगातार सामने आते हैं। खासकर कल मायावती को इंडिया अलायंस में लाने की बात हो रही है, और अखिलेश यादव का कहना है कि बाद का जिम्मा कौन लेगा कि मायावती चुनाव के बाद क्या करेंगी। तो क्या आपको लगता है इस अलायंस में इतना ढीलापन, लचीलापन होना चाहिए कि बाकी लोगों को भी अकोमोडेट किया जाए? नहीं, ये जो भी हमारा देश में जो फैसिलिटी कायम हो रहा है, जो सांप्रदायिक कॉरपोरेट राज बन रहा है, इसको हाथ से देश बचाना कोई भी डिसिप्लिन हिंदुस्तान के लिए फर्ज बनता है। इसलिए जो सरकार इस तरह गलत रास्ता लेके देश को संवैधानिक परंपरा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और संविधान के खत्म करके सांप्रदायिकता के आधार पर देश चलाने का साजिश कर रहा है, इसके खिलाफ सब सेकुलर पार्टी को एकजुट होना जरूरी है। इसी के आधार पर ही इंडिया बना है। इंडिया बना है, दल आया, अटाई दल है, और भी आएगा, दरवाजा बंद नहीं है। जो इसमें आएगा, मगर जो बीजेपी सांप्रदायिक फैसिवादी शक्ति के खिलाफ लड़ना चाहता है ईमानदारी से, उसको इसमें लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लिया जाएगा। मगर जो बात हो रहा है मतभेद का, मीडिया का कुछ लोग, बीजेपी का लोग बड़ा दर्द दिखा रहा है। अरे मीडिया, इंडिया बर्बाद हो रहा है, इंडिया बन नहीं रहा है, इंडिया टूट रहा है, ये इतना दर्द क्यों है? अपना बीवी बच्चा पर दर्द दिखाना, इंडिया पर दर्द दिखाने की जरूरत नहीं है। इंडिया अपने को संभाल सकता है, क्योंकि एक मतभेद जो है ये जनवाद का बुनियाद है। मैं एक बात बताऊं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये चीनी नहीं है, जो पानी में मिला दो मेल्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी चीनी का तरह नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का अपना प्रोग्राम है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना आइडियोलॉजी है, अपना लक्ष्य है। हर पॉलिटिकल पार्टी और डिफरेंस है, वो डिफरेंस की पानी की तरह, चीनी की तरह मेल्ट हो जाएगा। ये तो जनवाद के लिए खतरनाक है। जनवाद में वैचित्र जो है अलग अलग मत का, ये खत्म करना, ये तो उद्देश्य नहीं है। असल में है मोर्चा। मोर्चा पार्टी एक नहीं, पार्टी में सब सहमति लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और मोर्चा है अलग अलग चिंता का लोग इकट्ठा होता है कुछ मकसद के लिए। आज हमारा सामने मकसद है फैसिवाद को रोकना। इस मकसद में जो रोकना चाहता है वो आएगा। इसका मतलब नहीं है कोई अपना अपना पार्टी का प्रोग्राम छोड़ देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को जला देंगे और यहाँ आके चीनी का तरह पानी में मिल जाएंगे। नहीं, ऐसे सोचना ही गलत है। इसे हो ही नहीं सकता, होगा भी खतरनाक है। मगर जो दर्दी कुछ है, एक्स्ट्रा दर्द दिखा रहा है, वो इसको जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह बात कर रहे हैं। डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस रहना भी चाहिए जनवाद के इंटरेस्ट के, मगर कुछ इशू पर मुद्दा आधारित एकता वो मोर्चा में होता है, और वो हो रहा है, होगा भी, अपना जगह में वो चलेगा। वो इंडिया अपने को संभालेगा, वो अपना दोस्ती का जरूरत नहीं है कि कौन ये बचेगा क्या मरेगा, वो हम संभालेंगे। तो मीडिया और जो गद्दी मीडिया, उसको दौलत का कोई जरूरत नहीं है। दादा, लेफ्ट पार्टी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में काफ़ी क्षेत्रीय दलों के साथ और खासकर तृणमूल कांग्रेस के साथ काफ़ी मतभेद की खबरें आ रही है कि वहाँ कैसे अलायंस होगा, और केरल में भी वहाँ कैसे अलायंस होगा, क्या फार्मूला निकलेगा, इसके बारे में फार्मूला के लिए बातचीत होगा।
मगर सब मैं बोला मेल्ट हो जाएगा ऐसा सोचना बिल्कुल सही है। ये जनतंत्र विरोधी है, ये लोग को गुमराह करने के पॉइंट्स है उसका कि देखो नहीं बन रहा है, ये जनता को निराश करने के साजिश है। जो इंडिया बचे, इंडिया ने तो बोला 400-425 सीट में हम लड़ेंगे जहाँ सहमति होगी। हम तो बेवकूफ़ नहीं, हम समझा जब 50-100 सीट ऐसा हो सकता जहाँ ना हो, इसलिए तो हम बोले 400-425 सीट में एकता बनाने का कोशिश होगा, उसी से बीजेपी को हराया जाएगा। वहाँ कुछ डिफरेंस रहेगा और डिफरेंस एक डेमोक्रेसी है, अपना अपना पार्टी का प्रोग्राम का मुताबिक डिफरेंस है, वो सिर्फ मोर्चा में आके वो सुन जाएगा। तो आपने देखा कि हमारे साथ हन्नान मुल्ला साहब थे और इन्होंने जो देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो तमाम इशूज हैं, उस पर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जो विचारों का मतभेद है वो इसका बुनियादी सिद्धांत है और वो रहेगा। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।